हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है डियर, लेकिन एक नए जोश के साथ और एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं डियर। हम लोग आज से हम लोग डियर क्लास 12 की फिज़िक्स का स्टार्ट करने चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से हम लोग बिल्कुल टॉप लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और याद रखना कि ये जो सीरीज़ होने वाली है डियर, इसमें मैं आपको टैबलेट पे सारी क्लासेस लेने वाला हूँ और बीच बीच में मैं आपकी क्लासेस वाइट बोर्ड पे लेने वाला हूँ डियर। ओके, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा डियर। आपको जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में आपको दिया जाएगा डियर। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो जो आपको नहीं मालूम पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्क्रैच लेवल से बात करना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हम लोगों का, आप सारे लोग जान रहे हो डी कि जो अपना पहला चैप्टर है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है डियर? ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी टॉक अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। ओके, यानी कि जितनी भी चार्जों के बारे में, जितने भी आवेश के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जो होते हैं डियर, वो आपके रेस्ट स्टेज पे होते हैं। ओके, तो फिजिक्स की ये पूरी की पूरी एक ब्रांच ही होती है डियर बेसिकली, कि एक ऐसी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि और चार्ज भी कैसा? चार्ज भी रुका हुआ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज इन रेस्ट स्टेज। ओके, तो ये जो हमारी फिजिक्स की ये ब्रांच है ये बेसिकली होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या भैया ऐसी भी ब्रांच होती है क्या जो जिसमें हम लोग चलते हुए चार्जों का, यानी कि चार्ज इन अ मूविंग कंडीशन, क्या हम लोग उसका भी स्टडी करते हैं? तो बिल्कुल डियर वो भी होता है, वो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये हम लोगों का दो पार्ट बन के आता है। तो डियर इस वाले सेशन में, इस वाले पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जितने भी चार्ज की बात करेंगे वो सारे के सारे चार्जेस जो होंगे माय डियर, वो सारे के सारे चार्ज रेस्ट स्टेज पे होंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल पता चल गई होगी कि भाई जो चार्ज होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी कि अपने पहले चैप्टर में जिसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं उसमें सारा का सारा चार्ज जो होगा वो रेस्ट स्टेज पे होगा। फिर बात ये आती है कि यार चार्ज होता क्या है? ओके, चार्ज होता क्या है? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि चार्ज होता क्या है, तो आप कुछ देर तक तो सोचोगे यार कि हाँ यार वास्तव में ये चार्ज क्या होता है। तो फिर एक काउंटर क्वेश्चन इसका बन के आता है कि भाई अच्छा आप ये बताओ यार कि मास क्या होता है। तो आप सोचोगे हाँ यार मास भी, तो मास क्या होता है? और फिर क्यों पूछा जा रहा है कि चार्ज पहले पूछा गया, फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मास क्या होता है? ऐसी बात क्या है? तो बेसिकली चार्ज और मास का बहुत तगड़ा रिलेशन होता है। क्लास 11th में थोड़ा सा अगर आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ के आए हो तो वहाँ से आपको मास का आइडिया लग गया होगा कि भाई मास क्या होता है। मास बेसिकली एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, यानी कि एक मूलभूत, फंडामेंटल पार्टिकल ना कह के एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहिए आप, कि मास क्या होता है? मास किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि उसकी मूलभूत विशेषता होती है जो कि उसी में सचुएट होती है, मास। ओके, तो ये किसी भी मैटर की क्या हो गई? फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही चार्ज भी जो होता है डियर, वो भी किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आता है। ओके, हाँ बिल्कुल, कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब जैसे अगर आपको थोड़ा सा याद हो एलएचसी का वो जो प्रोग्राम चल रहा था जिनेवा में, आपको याद है? लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जो स्टीफन हॉकिंग्स के अंडर सुपरविजन में चल रहा था। तो एक्चुअली वहाँ पे गार्ड पार्टिकल को सर्च आउट करने की कोशिश करी जा रही थी। और गार्ड पार्टिकल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो माय डियर, तो आपको ये बात पता चली होगी कि यार गार्ड पार्टिकल उसी चीज़ को खोजने की हम लोग कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से मास है। तो ये चीज़ें अंडर डिस्कवरी हैं, मतलब ये चीज़ें जो है बिल्कुल चल रही हैं, इन पे रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं। ओके, तो डियर बिल्कुल आ जाते हैं हम लोग चार्ज पे और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक बेसिक से डिफिनीशन पढ़ते हैं। ओके, चलो, तो सबसे बेसिक डिफिनीशन क्या कहती है कि चार्ज की, कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब डियर वही होता है कि ये एक उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि उसमें विद्यमान होती है। ओके, इंट्रिंसिक है, उसी में इंट्रिंस है वो, ठीक है। व्हिच गिव्स
which gives rise to electric force between various objects। क्या मतलब हुआ इसका डियर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि उसमें क्या करती है वो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। या मैं आपसे कहूँ कि एक डिफिनीशन आप और भी बना सकते हो डियर, इसमें आप ये कह सकते हो कि which प्रोड्यूस, क्या कह सकते हो, which प्रोड्यूस, which, जो पेन थोड़ा सा हम चेंज करें डियर आपके लिए, आप कह सकते हो which प्रोड्यूस, which produces and experience, which produces and experience electrical and magnetic effect, ओके। हाँ डियर, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बात आप याद रखिएगा डियर। तो एक तो डिफिनीसन आपके सामने ये है, और एक डिफिनीसन मैं आपको और भी बता दिया कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ओके। यानी कि चार्ज जो होता है वो बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। ये बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। तीन फैक्ट हम आपको बताएंगे। सबसे पहला फैक्ट डियर आप नोट करिए कि जब कभी भी चार्ज आपका जो रहेगा, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, क्या है, स्टैटिक, जब भी कभी आपका चार्ज जो है डियर वो स्टैटिक कंडीशन में है, तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज आप याद रखिएगा डियर कि जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा, कैसा होगा, मूविंग, जब चार्ज आपका मूविंग कंडीशन में होगा, तो ये दो प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। पहला होता है आपका डियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा डियर क्या, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग मोशन की बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग गति की बात करते हैं, तो मोशन बेसिकली दो तरीके का होता है माय डियर। पहले टाइप का मोशन क्या होता है, पहले टाइप का मोशन होता है आपका नॉर्मल मोशन, या आप ये कह लीजिए यूनिफॉर्म मोशन। क्या कह लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी कोई आपका चार्ज कर रहा होगा डियर, ये बात आप नोट कर लीजिए कि वो पर्टिकुलर चार्ज जो होगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा जब यूनिफॉर्म मोशन हो रही होगी। लेकिन दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका चार्ज मोशन में होगा, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगी डियर, ऐसी सिचुएशन में आपका जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो इस वाले टॉपिक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी वो थी डियर एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो रही है आपके चार्ज में, तो क्या होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, और साथ में एनर्जी का रेडिएशन भी हो रहा होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से चार्ज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ज। फिर से एक बार हम लोग चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर में एसोसिएट होती है। ओके, जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
ओके डियर, प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये बातें। और दूसरी बातें कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में रहता है, रुका हुआ चार्ज जो होता है डियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक चल रहा चार्ज लेकिन एक मोशन कर रहा चार्ज, यानी कि एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा चार्ज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और तीसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहा डियर, वो थी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपका अगर एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि त्वरित गति कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ वो एनर्जी भी रेडिएट कर रहा होगा। ओके, तो ये रही बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ज। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका सिंबल जो होता है डियर, वो होता है कि आप इसको स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ओके, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। ओके, और सबसे बढ़िया चीज़ जो है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, है ना, मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, ऐसी यूनिट्स क्या कहलाती हैं डियर? ऐसी यूनिट्स स्केलर यूनिट्स कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ओके, और जब बात हम लोग टाइप ऑफ चार्ज की अब कर लेते हैं कि चार्ज जो होता है डियर, आप सारे बच्चे जानते हो कि चार्ज जो होता है वो ओनली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ओके, हाँ, अब बात ये आ जाती है कि चार्ज के अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में। ओके, तो एक बात ये जान लीजिएगा कि 2 तरीके का चार्ज होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस प्लस जो होता है डियर, इधर देखो, प्लस प्लस जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और प्लस और माइनस जो होता है डियर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। साथ में माइनस और माइनस भी क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब आपको ये बात तो पता चल गई भाई कि सेम टाइप के जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं डियर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हुई माय डियर। और साथ में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये Q जो चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू, हम लोग अक्सर आप देखे होंगे कि Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू हम लोग आई टी लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसका Q का क्या होगा? आई का A हो जाएगा और टाइम के लिए T हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा डियर? AT। ओके, बहुत अच्छे। चलो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन चार्ज के बारे में जब हमको मिल जाती है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डियर, और चलिए हम लेते हैं अगली इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला क्या होता है कि चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है डियर? इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी किया जा सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपकी बॉडी है, ठीक है ना, ये आपकी बॉडी है, तो इस पर से कोई एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, जितना भी आप चाहें उतने इलेक्ट्रॉन आप इस बॉडी से, बॉडी ए से बॉडी बी पे आप क्या कर सकते हैं? आप भेज सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है डियर, वो ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही आउटरमोस्ट सेल में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके न्यूक्लियस में बॉन्डेड होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो ट्रांसफ़र होने का काम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ओके, दूसरी चीज़ जो है डियर, वो है आपकी चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज एसोसिएटेड, यानी कि अगर मास है, एक बात याद रखिएगा, अगर मास है तभी चार्ज होगा, अगर मास है तभी चार्ज होगा डियर, ये बात याद रखिएगा। ओके, अगर मास है तभी चार्ज है, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये जान लीजिएगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा जो है वो अपोजिट हो जाता है कि अगर चार्ज है तो मास है, ये पक्का है, लेकिन अगर मास है तो चार्ज है, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए डियर,
आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि चार्ज जो है अगर तो मास है, लेकिन मास है तो चार्ज है या नहीं ये ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ? क्योंकि कुछ ऐसी भी बॉडीज़ होती हैं जिन पे मास तो होता है लेकिन उन पे चार्ज नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं। और किसी भी चीज़ पे चार्ज का होना या ना होना किस बात पे निर्भर करेगा? इस बात पे निर्भर करेगा डियर कि उससे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आए हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्टेंस हुआ है वहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सेप्ट किए गए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं डियर वो अगर ट्रांसफ़र हुए हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगली जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। क्या मतलब हुआ डियर इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होता है आपका वो मास, देखो मास क्या होता है, मास तो वेरी कर जाता है। अगर स्पीड दे दिया जाए, आपको याद होगा वो रिलेटिविटी का इक्वेशन जिसमें हम लोग लिखते थे m इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, m नॉट अपान अंडर रूट 1 अपान v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। याद है ना ये? तो इससे क्या आप देख रहे हैं, इससे आप ये देख रहे हो कि अगर हम लोग मास को वेलोसिटी दे दें, तो मास जो है वो क्या कर जाता है, वो वेरी कर जाता है। लेकिन ऐसा चार्ज की केस में नहीं होता है। चार्ज कभी भी अपने आप को वेरी नहीं करता है स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड कितनी भी ज़्यादा कर दो या स्पीड कितनी भी कम कर दो, लेकिन उसका इफेक्ट डियर कभी भी चार्ज पे नहीं होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की प्रॉपर्टीज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज जो होता है वो मास से एसोसिएटेड होता है, और चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डियर वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोगों का सीधा सा मतलब ये होता है कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और चार्ज को यानी ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड वाली प्रॉपर्टीज़। ओके, तो थोड़ा सा हम आपको आइडिया दें डियर कि जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो आपने सुना होगा कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था। ओके, तो जब इस यूनिवर्स का आप ये कह सकते हैं कि जब इस ब्रह्मांड का जो है निर्माण हो रहा था, उस समय जितने चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, उस समय जितने चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुए थे, वही चार्ज पार्टिकल आज भी एग्जिस्टेंस में हैं। ना तो एक भी चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हुआ है और ना तो एक भी चार्ज पार्टिकल जो है डियर वो कम हुआ है। ओके, यानी कि चार्ज जो है वो दैट इज़ क्वाइट कंजर्व, वो बिल्कुल कंजर्व है। ना ही चार्ज को क्रिएट किया गया तब से और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सका। ओके, तो यहाँ पे देखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ डियर? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, बिल्कुल। चलिए, अब उसके नीचे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है डियर आपके लिए। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि ये 1 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है और ये 3 कूलम का चार्ज है। अगर इन सारे के सारे चार्जेस को अब देखो, इस चार्जेस को यहाँ पे भेजा गया, तो अगर ये -1 कूलम का चार्ज है, यही सिस्टम, ये जो सिस्टम है वही सिस्टम यहाँ पे हूबहू वही सिस्टम है। बस क्या हुआ कि अगर इसके पास -1 कूलम चार्ज है और इसके पास 4 कूलम चार्ज है, तो आप ज़रा हमें बताइए कि 3 + 2 5, 5 + 1 6, और यहाँ पे -1, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे -1, ओके, यहाँ पे -1 + 4 + Q इज इक्वल टू टोटल कितना होना चाहिए डियर? 3 to 5 6 होना चाहिए। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो 6 - 3 इक्वल टू 3 कूलम हो जाएगी ओके, ये 3 कूलम हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज जो है वो डियर वो बिल्कुल कंजर्व होता है, ना तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके डियर, तो इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डियर मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ दूध की पैकेट्स लानी है और दूध की जो पैकेट्स हैं वो केवल और केवल 1 लीटर में ही अवेलेबल हैं। ओके, 1 लीटर में ही अवेलेबल हैं। दूध की पैकेट ना तो 1 लीटर से कम वाले पैकेट में मिलेगी और ना तो उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर दुनिया में कहीं भी अगर हमें मिल्क चाहिए, हमको दूध चाहिए, तो याद रखिएगा कि अगर हमें मान लीजिए 5 लीटर दूध चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट 1 पैकेट। ओके, ऐसे ऐसे करके हमें 5 पैकेट खरीदना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें 10 लीटर दूध की ज़रूरत होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 1 करके 10 पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से डियर चार्ज भी होते हैं। चार्ज का जैसे अब हम कहें कि दूध केवल 1 लीटर के पैकेट में होगा, वैसे जो चार्ज होता है माय डियर, वो चार्ज भी जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के एक पैकेट, यानी कि एक पैकेट जो होता है, एक पैकेट यानी कि जो चार्ज होता है डियर, चार्ज हमेशा इतने यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के पैकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। अब बात समझ में आई? ये अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी कि हमको भाई इतना चार्ज चाहिए, हम या मान लीजिए हमको 10 कूलाम चार्ज चाहिए, हमको 20 कूलाम चार्ज चाहिए, या आपको कितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, तो वो सारे के सारे जो चार्ज होंगे डियर, वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। और इसी नंबर को फंडामेंटल नंबर भी कहा जाता है। ओके डियर, इसी नंबर को फंडामेंटल नंबर कहा जाता है, यानी कि फंडामेंटल चार्ज भी इसी को कहा जाता है। अब बात आपको समझ में आई? अब आइए आप डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन जब आप देखेंगे तो द स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ डियर? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी जो सबसे छोटा चार्ज पाया जाएगा, वो सबसे छोटा चार्ज वही होगा जो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है डियर? वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, या दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब ये हुआ डियर कि जो आपके पास चार्ज पाया जाएगा या जिस चार्ज की हम लोग बात करते हैं, वो चार्ज हमेशा किसके मल्टीपल के फॉर्म में? एक फंडामेंटल चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होता है, उसी के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में कहीं भी जो दूध पाया जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना दूध वाला, तो दुनिया में कहीं भी अगर दूध पाया गया, मिल्क पाया गया, तो हमेशा एक लीटर के पैकेट्स के मल्टीपल के फॉर्म में। कभी ऐसा नहीं होगा कि 4.5 लीटर, या कभी ऐसा नहीं होगा कि 5.25 लीटर, ऐसा भी नहीं होगा कि 3.5 लीटर, 2.5 लीटर, ऐसी बात नहीं होगी। तो बात कैसी होगी? बात हमेशा एक कंप्लीट पैकेट की होगी जो कि 1 से भाग दिया जा सके। बात समझ में आई? यानी कि 10, 12, 14, 15, 20, 2, 3, 4 ऐसे बात होगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जब हम लोग बात करेंगे या जब हम लोग चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज हमेशा डियर जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि एक पूरा का पूरा गुणज के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, और वो कितने के वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। ओके, तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हुई होगी डियर कि फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल जो होता है उस पे कितना चार्ज होता है। ओके, उस पे कितना चार्ज होता है, और वो चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में पाया जाएगा। अगर यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं डियर, जो कि ये है आपके सामने कि कैन अ चार्ज ऑफ
8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बी, है ना, बी गिवन टू अ बॉडी। क्या ये चार्ज जो है किसी बॉडी को दिया जा सकता है? तो आप क्या बोलोगे? आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान E, और Q की वैल्यू देखो कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻19, और अपान ई की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो -19 तो गया, यहाँ पे हो गया 80/16, और जब 16 से आप डिवाइड करोगे तो 16 5 जा 80, यानी कि कितना गया? ये आ गया 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। चलो एक क्वेश्चन यही मैं आपके साथ में और डिस्कस कर लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसी बॉडी पे 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज पॉसिबल है? बताओ 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 बच्चे, कि अगर क्या किसी बॉडी पे अगर हम लोग चाहें कि 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज उस पे हम दे दें, उसको दे दें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे भैया चलो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के फॉर्म में होगा तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू 10⁻⁻19 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इससे तो ये चला गया, लेकिन यहाँ पे आ गया 90/16, और जब आप भाग करोगे डियर तो ये कितनी बार जाएगा? 16 5 जा 80, और 10 आ गया, और फिर एक दशमलव आप लगाओगे, वहाँ पे 0 100 हो जाएगा। तो 16 6 जा 96, यानी कि 5.6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना आ रहा है? 5.6। और इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे डियर, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी वो एक इंटीजर फॉर्म होगा, यानी कि वो एक पूर्ण संख्या का फॉर्म होगा। यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 20,000, 1 लाख, 40 लाख, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 40.5, कभी ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी फाउंड इन द इंटीग्रल फॉर्म। ओके, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी डियर कि जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप लोग बिल्कुल और बिल्कुल एंजॉय किए होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को। ओके डियर, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वांटाइजेशन तक अगर हम लोग पहुंच चुके हैं तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके डियर, चलो। तो नेक्स्ट जो है अपना वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं डियर, एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और बहुत ही प्यार से उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो मेथड ऑफ चार्जिंग की जब हम लोग बात करते हैं डियर, तो बेसिकली अपने पास 3 तरीके की चार्जिंग होती है, जिसमें सबसे पहला होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन का सीधे से मतलब ये होता है डियर कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच कराना होता है। ओके, जब हम एक ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए इस वाले ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम लोग टच कराते हैं डियर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q, इस बॉडी के पास Q चार्ज था, और इसको हमने एक न्यूट्रल बॉडी से क्या किया, इसको कंडक्ट करा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, या इसको टच करा दिया कह लीजिए। तो जैसे ही इसको टच करा दिया, अब यहाँ पे देखिए ये जो Q चार्ज था ये Q/2 और Q/2 में बट गया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि कंडक्शन जब भी कभी होगा वहाँ पे चार्ज जो होंगे आपके, वो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएंगे डियर। वो चार्ज जो होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। वैसे ही जैसे ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है, अब इन दोनों चार्जेस को अगर हम लोग क्या करें, आपस में टच करा दें, क्या करें, आपस में टच करा दें, तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज भी क्या होंगे, Q1 + Q2/2। ठीक है, Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2, यानी कि पहला भी
पहले के पास जितना चार्ज होगा दूसरे के पास भी सेम सेम चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब इन द केस ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग एंड स्पेशली इन द केस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ओके डियर, अब देखिए अगली जो अपनी नेक्स्ट चार्जिंग है वो चार्जिंग का मेथड है इंडक्शन बाय इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड की केस में क्या होता है डियर, ये जो प्रोसेस है ये विदाउट कांटेक्ट की है, याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है, विदाउट कांटेक्ट। तो विदाउट कांटेक्ट किए हुए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल हमारा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक माइनस यानी कि एक निगेटिवली चार्ज में रॉड लेकर आया और यहाँ पे एक स्फेयर रखा हुआ था। तो ये स्फेयर बेसिकली पहले न्यूट्रल था। ओके, जब हम निगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लाए तो यहाँ पे क्या हुआ डियर, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चार्ज पार्शियली क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ठीक है ना, पोलराइज्ड हो गया। पॉजिटिव चार्ज आपके इधर, अब आप ऐसा मत कहिए कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, इधर से इलेक्ट्रॉन जो है डियर वो इधर चले आए। ठीक है ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले आए जिसकी वजह से ये जो सिरा है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये सिरा जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फेयर रहा हो और उसके पास अगर हम पॉजिटिव रॉड लेकर चले आएँ, पॉजिटिव रॉड लेकर जब आएंगे तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा डियर, इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से इस पर इस साइड पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से पोलराइज्ड हो जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाता है एटम्स के बीच में और वो एटम्स जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव चार्ज्ड हो जाते हैं। ओके डियर, बिल्कुल। और तीसरा, अब आइए हम लोग तीसरे चार्जिंग के मेथड पे हम लोग डिस्कस करते हैं और वो होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण की वजह से चार्जिंग कैसे होती है। तो आप सारे लोगों को पता होगा डियर कि जब हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं तो किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी बॉडी पे चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकले हैं उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी पर पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर डियर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा इसलिए हो जाता है डियर क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, कोई भी न्यूट्रल एटम हो डियर, तो उस न्यूट्रल एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर आप खुद सोचिए कि किसी भी ऐसे एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हों, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिस पर आपका ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर क्या होगा, उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज होता ही होता है। तो वो क्या करेगा, वो लेकर निगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी वो पूरी की पूरी बॉडी। ओके, अब हम आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल बात बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी है डियर। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज का आप एक कॉलम बनाइए। ओके, और यहाँ पे आप देखिए जब हम लोग क्या करते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है डियर, क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन में कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क की क्लॉथ से रगड़ें, तो अगर याद रखिएगा कि ग्लास रॉड जो होती है, ग्लास रॉड जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आता है। ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन डियर, जब हम लोग बिल्ली की फर जान रहे हैं ना, फर यानी उसकी जो बिल्ली की खाल होती है, तो अगर उस फर को हम लोग रबर से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको हम लोग रबर के साथ में रब करते हैं, उसके साथ में उसको रगड़ते हैं, तो फर पे पॉजिटिव आता है और रबर पे निगेटिव आता है। रबर ले लो या एबोनाइट की रॉड ले लो, एबोनाइट की रॉड ले लो। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं डियर कि वूलन क्लॉथ ले लो, वूलन क्लॉथ ले लो। और वूलन क्लॉथ को जब आप एम्बर से रगड़ते हो, किससे,
एम्बर रॉड होती है ना एम्बर की, हाँ, या प्लास्टिक की रॉड, या प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की रॉड पे क्या होगा डियर, निगेटिव चार्ज आएगा, और वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चौथा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ड्राई हेयर्स, आपने खुद किया होगा इसको डियर, कि ड्राई हेयर्स जो होते हैं, ड्राई हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और कॉम्ब पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में अगर पूछ लिया गया कि मान लो कि उलन क्लॉथ को एम्बर से रब किया गया, रगड़ा गया, तो आप ये बताइए कि किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे निगेटिव। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले से नहीं याद कर रखी हैं तो उस समय आप लाख कोशिश कर लीजिए डियर, आपको बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा कि वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ओके, तो होता क्या है बेसिकली कि जब हम लोग रब करते हैं तो रब करने से थर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये बात आप याद रखिएगा कि चार्जिंग के कितने मेथड हुए फाइनली, चार्जिंग के 3 मेथड हुए। पहला कंडक्शन मेथड, दूसरा इंडक्शन मेथड, और तीसरा डियर फ्रिक्शन मेथड, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक जो हम लोगों ने बात करी, ये बात आपको ज़बरदस्त समझ में आई होगी डियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से आप इस पूरी की पूरी स्लाइड को आप देख लीजिए डियर। पूरी की पूरी स्लाइड हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, हम लोग शुरू किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज से। चार्ज क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, चार्ज का सिंबल क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है वो हम लोगों ने जाना, ये स्केलर है या वेक्टर है ये हमने जाना, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में जानना शुरू किया था माय डियर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में ये देखा, ये ट्रांसफरेबल होता है, ये एसोसिएटेड विद मास होता है, ओके, ये स्पीड के अकॉर्डिंग इनवेरिएंट होता है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने जाना डियर कि बिग बैंग थ्योरी के समय जितने भी चार्ज प्रोड्यूस हो गए थे उसमें से एक भी चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किए गए हैं और ना ही एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट किए गए हैं। इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व। ओके, इट नाइदर बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। ओके, हाँ, तो ये बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। ये अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी चार्ज होता है, अगर उसको हम लोग थोड़ा सा भी हेर फेर करें तो नेट चार्ज जो होता है डियर वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या होता है, वो पूरा का पूरा चार्ज कंजर्व होता है। आइए फिर हम लोगों ने क्वांटाइजेशन के बारे में बात किया कि भाई क्वांटाइजेशन क्या होता है। उसमें हमने आपको दूध वाले एग्जाम्पल से सारी की सारी बातें समझाने की कोशिश करी कि जैसे दूध का पैकेट होता है, अगर हम लोग ये मान लें कि दूध का जो पैकेट होता है डियर वो 1 लीटर के ही मल्टीपल फॉर्म में पाया जाएगा, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि 1.5 लीटर दूध या 2.5 लीटर दूध। ओके, अगर हम ये कहें कि हमेशा दूध जो है 1 लीटर के पैकेट में ही पाया जाएगा तब। वैसे ही चार्ज जो होते हैं डियर वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के ही मल्टीपल फॉर्म में पाए जाते हैं। इस प्रकार चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज विल ऑलवेज बी फाउंड, है ना, चार्ज विल ऑलवेज बी फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। ओके डियर, हाँ, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये सारी बातें कंठस्थ करने वाली हैं, ये सारी बातें याद रखने वाली। फिर हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि भाई अगर 8 इंटू, मैंने आपको बताया ना कि अगर 8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज है तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? यस, ये चार्ज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने n की वैल्यू निकाली तो ये पूरी की पूरी होल नंबर आ रही थी। तो इसी तरीके से अगर कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले आप Q इज इक्वल टू NE, क्या Q इज इक्वल टू NE की हेल्प से आप n निकालेंगे। अगर n होल नंबर आता है, अगर n एक इंटीजर नंबर आती है, एक पूर्णांक आता है, तब आप ये मानिएगा डियर कि दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अगला देखा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में फटाफट से देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहला हम लोगों ने कंडक्शन देखा। कंडक्शन का मतलब इसमें टच कराना जरूरी होता है। व्हेनेवर वी टच 2 बॉडीज देन द चार्ज गेट divided into 2
इक्वल पार्ट्स। ओके डियर, तो सबसे पहला हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने देखा चार्जिंग बाई इंडक्शन, और फिर हम लोगों ने देखा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ तक हमारा चार्जिंग का पूरा पूरा मेथड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने एक छोटी सी थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करी डियर। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक छोटा सा सेशन होगा 5 से 7 क्वेश्चंस का। जो भी क्वेश्चंस, जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है उससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं या छोटी मोटी परीक्षाओं में आते हैं, CUET में आते हैं, या कभी कभी नीट और जेई में भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्या जितना हम लोगों ने पढ़ा इतने से ही क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो बिल्कुल, अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे इतने से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को। ओके डियर, तो आप जहाँ कहीं भी ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए डियर, और ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए। हम लोग 1 बाई 1 करके ज़बरदस्त ढंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म करेंगे। पूरा का पूरा 12th क्लास का सिलेबस ऐसे ही हम लोगों की टंग पे, हम लोगों की जुबान पे रट उठेगा, बिल्कुल रख जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।